नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस जिन पर हम बात करते आए हैं। और आज भी उन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को बटन को दबाइएगा जिससे कि नई नई जो अपडेट्स हैं, नई नई जानकारियां हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के श्रृंखला की। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है कि कांग्रेस के विभाजन के कारणों के बारे में इनमें कौन सा कथन असत्य है। यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ उस विभाजन के क्या क्या कारण थे, उन कारणों में से यहाँ पर एक जो फैक्टर है वो गलत दे रखा है और आपको क्या है उसी फैक्टर को बताना है कि वो कौन सा फैक्टर था जो कि गलत था। चलिए कौन कौन से देखते हैं। नरमपंथी और अतिवादी नेताओं के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता थी, ये कारण गलत है। ये कारण गलत है कि व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता की वजह से कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो एक विचारधारा का विभाजन था। कहें तो कि नरम दल और गरम दल में यदि आपने पढ़ा हो कि कांग्रेस दो भागों में बटी थी। सूरत के अधिवेशन में 1907 में जब रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो नरमपंथियों ने महसूस किया कि चरमपंथी कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बरकरार करना चाहते हैं। यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जब नरम दल के लोगों को लगा कि गरम दल कांग्रेस में हावी होना चाहता है तभी कांग्रेस का विभाजन हुआ। तीसरा है उदारवादी ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार के विरोधी थे। ये अपने निजी मत थे, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। और उग्रवादी भिक्षावृत्ति की उदारवादी राजनीति से अधीर थे। ठीक है, ये भी रीजन नहीं है। कांग्रेस का जो विचारधारा का परिवर्तन है, यानी कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे थे कि जो लोकतांत्रिक तरीके से आज़ादी की मांग कर रहे थे, जो नरम दल के लोग बोले गए। कुछ लोगों का मानना यह था कि आज़ादी कोई मांगने वाली वस्तु नहीं है, अंग्रेजों से ये छीननी पड़ेगी और इसके लिए क्या है अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किया गया। तो उनमें आपके गरम दल वाले थे, तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। देखिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कट्टरपंथियों के दो मुख्य उद्देश्य थे। लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना और स्वराज प्रस्ताव को पारित किया जाना। नरमपंथियों ने इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और लाला लाजपत राय की जगह राष्ट्रपति पद के लिए रास बिहारी बोस, या कहें कि जो उसका अध्यक्ष पद है, यहाँ पर राष्ट्रपति पद की जगह यदि आप इसको पढ़ें तो ये अध्यक्ष पद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अध्यक्ष पद के लिए किसका, रास बिहारी बोस का समर्थन किया। और उदारवादी और अतिवादी नेताओं के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी, इस प्रकार कथन एक सही है। ठीक है, चरमपंथी विचारधारा और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के उद्भव के साथ जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की मांग की। याचिका प्रार्थना विरोध में व्यक्त संवैधानिक आंदोलन की उदारवादी प्रवृत्ति काफी हद तक एक आध्यात्मिक अभ्यास बनी रही जो कि क्षमता समाप्त हो गई थी। नरमपंथियों के अनुसार चरमपंथी कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इस प्रकार कथन दो सही नहीं है। विभाजन के कारण बंगाल में विरोध हुआ और जब पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिबद्धता की गई। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी जब स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। धारणा फैलाई गई कि मैनचेस्टर टेक्सटाइल्स और लिवरपूल नमक जैसी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, इस प्रकार कथन 3 सही है। चरमपंथी अपने दृष्टिकोण में कट्टरपंथी थे और पूर्व व्यक्तियों की हत्या से हिस्सा उपाय में विश्वास करते थे, लेकिन वे प्रार्थना याचिका अनुनय या परोपकार में विश्वास नहीं करते थे जिन्हें नरमपंथियों द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध माना था। अतः कथन 4 सही है। यहाँ पर विकल्प भी सबसे सही है। ठीक है, कह रहा है सही कथन के लिए तो सॉरी पहले वाले की हम बात कर रहे हैं। पहले वाले में कहा सही कथन के लिए कूट का चयन करें, तो यहाँ पर जो था वो आपका दूसरा ऑप्शन सही था, जबकि पहले दूसरे तीसरे में दोनों की विचारधाराएं सम्मिलित थी। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देखेगा, नरमपंथियों और उग्रवादियों के संदर्भ में क्या सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, निम्नलिखित बयानों की जांच करें। उदारवादियों की दलीलों से औपनिवेशिक सरकार अप्रभावित रही। ठीक है, चरमपंथी चाहते थे कि उदारवादी नेता कांग्रेस की चरमपंथी चाहते थे कि उदारवादी नेता कांग्रेस की
चरमपंथी चाहते थे कि उदारवादी जनता कांग्रेस के भीतर सत्ता के पदों पर बने रहे। उदारवादी अपने देश के लोगों की तुलना में अंग्रेजों के अधिक निकट महसूस करते थे और चरमपंथियों ने मुसलमानों को उनके हिंदू पुनरुत्थानवाद से अलग कर दिया था। तो कह रहा है कि इनमें सही कथन के लिए जो है आपको कूट का चयन करना है। तो जो सही कथन है वो इसमें फोर्थ वाला, यदि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो था मुसलमानों को उनके हिंदू पुनरुत्थानवाद से अलग कर दिया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है आपका। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। हम चौथे डिस्क्रिप्शन की, स्वदेशी आंदोलन ने आम मुस्लिम जनता को अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रीय राजनीति से अलग कर दिया। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया जिसके परिणाम स्वरूप 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यदि आपने पढ़ा होगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी समय कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और यहाँ पर 1906 में क्या है, मुस्लिम ढाका लीग की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और हालांकि अहिंसा की अवधारणा के बिना गांधीवादी सामूहिक सत्याग्रह की आशा करके इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम देने में योगदान दिया। अतः कथन 4 सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, अतः कथन 4 सही है, यहाँ पे नहीं है, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लिखा हुआ है, मुस्लिम आशंकाओं को दूर करने के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अगला क्या दे रखा है इसमें, लिखा हुआ है कौन सा कथन असत्य है? तो ये बात सही है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में स्थापना के समय हुआ और इस समय उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नेहरू यानी कि कलकत्ता में, और तीसरा बार जो मद्रास में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। यानी कि पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। आपको ढूंढना है कि असत्य कौन सा है। लाला लाजपत राय अपने प्रारंभिक जीवन में आर्य समाज से काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित थे। लिखा हुआ है, तिलक ने सहमति विधेयक की उम्र को आजमाने और रोकने के लिए रूढ़िवादी हिंदू पुनरुत्थानवादी तर्कों का बचाव किया था। बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 4 में लिखा हुआ है, फिरोज शाह मेहता को हर तरह के कांग्रेसी प्यार करते थे। तो फिरोज शाह मेहता के लिए हर तरह के कांग्रेसी प्यार नहीं करते थे और यही कथन यहाँ पर क्या है, असत्य है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही आंसर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 4th में भी ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। यानी कि जो व्यक्ति ब्रिटिश शासन का समर्थक होगा उसके लिए भारतीयों का प्रेम, सभी भारतीयों का प्रेम होना स्वाभाविक ही जो है गलत बात है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वही गलत है। बाकी आप ऊपर के जो दे रखे हैं ऑप्शंस उनके बारे में दे रखा है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो 4 ये कहता है कि कौन सा कथन बंगाल के विभाजन के बारे में सत्य है? बंगाल के विभाजन के बारे में सत्य है। इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। गलत। यह प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए किया गया था। गलत। प्रांत को भाषाई आधार पर विभाजित करने का बीड़ा उठाया गया। ये बात बिल्कुल सही है, सही है। यह अधिक प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। एक मिनट लिखा हुआ है कि विभाजन के बारे में सत्य है। तो देखिएगा पहला वाला, इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ये बात सही है।
और यह प्रांत को धार्मिक आधार पर जो था विकसित करने के लिए किया गया था। बात सही है कि हिंदू और मुसलमान इन दो भागों में बांटा गया, हिंदू एवं मुसलमान की अवधारणा को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। और बंगाल को जो विभाजन है वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर किया गया। कब? 1905 में। क्वेश्चन पूछा था इसका विभाजन कब किया गया? 1905 में। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। प्रांत को भाषाई आधार पर विभाजित करने का बीड़ा उठाया गया, गलत। यह अधिक प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। ठीक है, ऐसा रीजन अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंग्रेजों की मंशा नहीं थी। अंग्रेजों की मंशा थी कि बंगाल का विभाजन किया जाए। ये केवल एक बहाना था जो कि उनके द्वारा भारतीयों के लिए दिया गया। तो कह रहा है सही कथन का झूठ का चयन करें, तो यहाँ पर 1 और 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, फोर्थ का। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई कई रूपों में पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन के प्रयुक्त अतिवादी तरीकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लिखा हुआ है पहला, ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन के विरुद्ध याचिकाओं की बाढ़ आ गई, गलत बात। ये बात गलत थी। स्वयं समूही समूहों द्वारा प्रचारित बहिष्कार अभियानों का विरोध करने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया, ये बात सही थी। मेलों में पारंपरिक सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से जनसंपर्क बनाया गया, ये भी बात सही थी। और तकनीकी शिक्षा के लिए स्वदेशी संस्थानों की स्थापना में विनम्र शुरुआत की गई, तो ये भी सही है। यानी कि 2, 3 और यदि हम 4 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये आपके 2, 3, 4 सही है, जबकि पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। तो कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, जरा देखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कैसा है? असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो गलत दे रखा है। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ था, बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश भारत सरकार के फैसले का प्रत्यक्ष परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की किसी भी प्रमुख मांग को मानने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन विभाजन विरोधी आंदोलन से निकला था, जिसे लॉर्ड कर्जन की बंगाल की 2 प्रांतों में विभाजित करने की योजना के जवाब में स्थापित किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक सम्मेलन में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। सभा में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि स्वदेशी और बहिष्कार के मुहावरे आपस में बदले जा सकते हैं। स्वदेशी शब्द स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को संदर्भित करता है, और जब हम बहिष्कार की बात करते हैं तो हम अन्य देशों में निर्मित चीजों को अस्वीकार करने के बारे में बात करते हैं। नरमपंथियों ने बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को होने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभाजन विरोधी अभियान चलाया। इन विचारों को हितावादी, संजीवनी और बंगाली जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिन्होंने सरकार को याचिकाएं लिखी और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की। बंगाल नेशनल कॉलेज साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की भावना से की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विस्तृत करने के लिए अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा, निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा की परियोजना के बारे में असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा की परियोजना के बारे में असत्य है? ये दे रखा है। तो राष्ट्रीय सुधार के क्षेत्र के रूप में आंदोलन के नेताओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। गलत बात। शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा सबके केंद्र में थी, सेंटर पॉइंट थी, तो इसकी उपेक्षा नहीं की गई। शिक्षा के स्वदेशी रूपों में वापस जाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अंग्रेजी में पश्चिमी शिक्षा छात्रों को अपने ही देश से अलग कर देती है। ठीक है, यह बात सही थी, क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो भारतीयों को भारत से जुड़ाव को कम कर रही थी। बंगाल में राजनीतिक रूप से सक्रिय शिक्षण संस्थानों से उद्देश्य के लिए स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से धन का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। यह बात भी सही है। अधिकांश भारतीय स्वामित्व वाले निजी कॉलेज उस समय समानांतर विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने के लिए दौड़ पड़े, जिसे राष्ट्रीय पहल के रूप में स्थापित करने की मांग की गई थी। तो आपका यह कथन यहाँ पर गलत है। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हुआ? फिर एक असत्य है पूछ रहा है, तो पहला और चौथा ऑप्शन किससे मिलते हैं? सी वाले में मिलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा। भारतीय संघ के संबंध में इनमें कौन सा कथन असत्य है? यह मुख्य रूप से जमींदारों के हित का प्रतिनिधि था, ये दे रखा है। ठीक है, तो यही गलत है। ये किसानों से भी संबंधित था। इसने ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, ये बात सही है। यह अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग का संगठन था, यानी कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए थे हिंदुस्तान में, उन लोगों का संगठन था, ये भी सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत है, यानी कि वो ऑप्शन है ए। 7 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में संघ बनाया। जल्द ही इंडियन लीग को विस्थापित कर दिया, जिसे 1 साल पहले स्थापित किया गया था और लंबे समय से चली आ रही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को टक्कर दे रही थी, जिसे उसने एक प्रतिक्रियावादी निकाय के रूप में देखा था, जमींदारों व्यापारियों की, और यह मुख्य रूप से जमींदारों के हितों का प्रतिनिधि नहीं था। इंडियन एसोसिएशन के लक्ष्यों में जनमत के एक शक्तिशाली निकाय का निर्माण शामिल था। साझा राजनीतिक हितों के आधार पर भारतीय लोग एक साथ आए हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन था, जिसने स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया और अधिक सही मायने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में काम किया। संगठन ने सिविल सेवा परीक्षणों के लिए आयु सीमा को कम करने के खिलाफ एक स्टैंड लिया, जिसने भारतीय उम्मीदवारों को वंचित किया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे 1878 में भारतीय प्रेस को दबा दिया गया था। विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका उद्देश्य नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि मुस्लिम लीग का स्थापना का उद्देश्य नहीं था मुसलमानों में सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना, ये उसका उद्देश्य था। नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, ये उसका उद्देश्य था। अपने उद्देश्यों से समझौता किए बिना मुसलमानों और संत समुदायों के बीच दुर्भावना को बढ़ने से रोकना, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य नहीं था। ये ऐसा कोई भी एजेंडा मुस्लिम लीग ने अपने जो अपना परिपत्र था उसमें नहीं रखा था। मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र पार्टी के रूप में स्थापित करना, ये भी उसका अपना एक एजेंडा नहीं था। ठीक है,
तो 3 और 4 ये उसके अपनी स्थापना के उद्देश्य नहीं थे, तो वो ऑप्शन मिलते हैं आपको बी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उस यंग पार्टी का सदस्य नहीं था जिसने 1912 में मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ अधिक से अधिक उग्रवाद का समर्थन किया और राष्ट्रवादी हिंदुओं के साथ समझौता किया और पैन इस्लामाबाद को आगे बढ़ाया। कह रहा है कौन उसमें नहीं था, तो इसमें सैयद, देखो वजीर हसन, तक शेरवानी, हसरत मोहानी, ये लोग मुस्लिम लीग के प्रभाव में थे, लेकिन सैयद नवाब अली चौधरी ये मुस्लिम लीग के प्रभाव में नहीं थे। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, इसे चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 1915 में बॉम्बे में आयोजित मुस्लिम लीग के 8वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, बीजी हॉर्मिनेंट और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। यानी कि 1915 के बॉम्बे अधिवेशन की बात कर रहा है जिसमें सभी नेताओं ने भाग लिया, और क्वेश्चन ये है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कही जाती है 1915 में मजहर उल हक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मजहर उल हक के द्वारा की गई थी। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, कहता है, कह रहा सही कथन, भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति को मांग करने वाले दो पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। ठीक बात है, ये नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। लालवाल पाल और दूसरी तरफ जो थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, और ये समझौता कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती यानी बेसेंट के, सरोजनी नायडू, श्रीमती यानी बेसेंट, इन लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। केवल एक संवैधानिक सौदा था, ये भी सही है। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति के आधार पर यह समझौता हुआ था, ये भी सही है। और भारत में विदेशी शासन का विरोध भी इस समझौते में किया गया था, तो ये भी सही है। यानी कि 3 के तीनों कथन सही है, तो सही आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर कैसे हैं? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पंजाब अत्याचार, जलियांवाला बाग मामला और तुर्की के विचाराधीन ब्रिटेन और हाल ही में लागू किए गए सुधारों में पूर्ण सुशासन से इनकार के संबंध में प्रस्तावों को अपनाया था? तो 1919 का जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्तावों को अपनाया गया था। ठीक है, 1919 में इन अधिवेशन में हुए इन प्रस्तावों को अपनाया गया। यह लिखा हुआ है।
ठीक है, यानी 1919 का जो अधिवेशन है उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और जो भारत सरकार अधिनियम है उस पर भी क्या है, निराशा प्रकट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 1918 में, दिसंबर 1918 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के 11वें अधिवेशन में एम ए अंसारी ने किसे भारत का निडर नेता कहा था, जो सच बोलने से कभी नहीं डरता और जिसने अपने नेक कार्यों से खुद को लोकप्रिय बनाया है, मुसलमानों के लिए उतना ही जितना हिंदुओं के लिए। तो ये जो उक्ति है वो महात्मा गांधी के संदर्भ में है। कहा था कि महात्मा गांधी का जितना प्रभाव हिंदुओं पर था उतना ही प्रभाव मुसलमानों पर भी था। वो दोनों वर्गों के एक स्वीकार्य नेता थे। तो ये उक्ति जो है एम ए अंसारी ने मोहनदास करमचंद गांधी के लिए की थी। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, 1937-39 के दौरान कांग्रेस मंत्रालय के खिलाफ मुस्लिम शिकायतों की जांच करने के लिए मुस्लिम लीग ने किसकी अध्यक्षता में पीरपुर रिपोर्ट तैयार की थी। तो पीरपुर रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो फजल अल हक के जो है नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है देखिएगा, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में गरीबी हटाने के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिए गए निम्नलिखित सुधारों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त का अन्य क्षेत्रों में विस्तार। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का अन्य क्षेत्रों में सुधार, सही बात है। कृषि बैंकों की स्थापना, ये भी सही है। इसने धन की निकासी को रोकने का भी सुझाव दिया, ये भी सही है। और स्वदेशी निर्माण का पुनरुद्धार और विकास और नए उद्योगों की शुरुआत, ये कथन भी यहाँ पर सही है। यानी कि 4 के चारों कथन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी यहाँ पर सही आंसर कौन सा है आपका, डी यहाँ पर सही आंसर है। सोलह, गांधी जी के अनुसार खिलाफत के मुद्दे ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। उन्होंने हिंदुओं से इस मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। खिलाफत का मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की किस नीति से संबंधित था। तो खिलाफत का जो मुद्दा था ब्रिटिश सरकार की तुर्की की जो प्रतिनीति थी उससे संबंधित था, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा ये मांग की गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो तुर्की है उसकी व्यवस्था में जो है वो दखलंदाजी ना की जाए, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसको भारतीय मुसलमान भी अपना प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसका अपमान किया और उसका परिणाम क्या है कि भारतीय मुसलमानों ने भी उसका जो है विरोध किया। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका तुर्की। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कहते हैं देखिएगा, लिखा हुआ है, गांधी के विचारों और गतिविधियों का श्रेय किसी साहित्यिक स्रोत या व्यक्ति को जाता है। बयानों की जांच कीजिएगा और आपको बताना है कि वो कौन सा सही है। मुस्तफा कमाल पाशा और मैजनी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो गांधी के विचारों और गतिविधियों का श्रेय किस इतिहासकार ने दिया है। तो जो ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन है, ये एक पत्रिका थी, इसमें इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। लियो टॉलस्टॉय एक रूसी कहते हैं कि लेखक थे, उनकी कृति सत्याग्रह जिसमें उन्होंने गांधी की विचारधारा का जो है बताया है, सही है। जॉन रस्किन की एंटू द लास्ट द फिनिक्स बस्ती, ये भी गांधी की विचारधारा पर आधारित है। और हेनरी डेविड थोरो जिन्होंने सविनय अवज्ञा को लिखा है,
ये भी गांधी के ही ऊपर एक पुस्तक है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जाता है। भारतीय वित्तीय आयोग के समक्ष पेश होने के दौरान भेदभाव पूर्ण संरक्षण, ठीक है, किसने गढ़ा था? क्वेश्चन ये दे रखा है, भेदभाव पूर्ण संरक्षण शब्द किसने गढ़ा? लता हरकिशन लाल, CR दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है वो लता हरकिशन लाल के द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था। भेदभाव पूर्ण संरक्षण को लता हरकिशन लाल के द्वारा जो है गढ़ा गया था। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखा हुआ है, ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत से बहुत पहले किसे भारत का पहला श्रमिक नेता माना जाता है? सोराबजी सापुरजी बंगाली, नारायण मेघजी लोखंडे, लता लाजपत राय और VP वाडिया। तो यहाँ पर जो सोराबजी सापुरजी है, तो ठीक है, सॉरी, नारायण मेघजी लोखंडे जो हैं उनके लिए पहला श्रमिक नेता माना जाता है, नारायण मेघजी लोखंडे। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में पारित पहला कारखाना अधिनियम था, हालांकि यह निष्प्रभावी था। 1884 में दूसरा कारखाना आयोग स्थापित किया गया था और नारायण मेघजी लोखंडे और 5300 श्रमिकों के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन इसे सौंपा गया। परिणाम स्वरूप लोखंडे भारत के पहले ट्रेड यूनियन के नेता बने थे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्या कहते हैं देखिएगा, लिखा हुआ है 20 में कि भारत में सभी ट्रेड यूनियन कर्मचारियों के लिए पहला साझा मंच कौन सा था? यानी ऐसा कौन से मंच था जिस पर सभी ट्रेड यूनियन एक साथ आई? कामगार हितवर्धन सभा, मुंबई लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन या अखिल भारतीय श्रमिक और किसान पार्टी? तो सी ऑप्शन, मद्रास लेबर यूनियन जो है वो एक ऐसा संगठन था जिस पर ये सभी एक साथ आए थे। ठीक है, वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला संगठित ट्रेड यूनियन स्थापित किया गया था। तब से देश के लगभग सभी औद्योगिक केंद्रों में यूनियनों का उदय हुआ। इसी तरह उद्यमियों ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए अपने संगठन बनाया था। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, गदर आंदोलन जो कि सैन फ्रांसिस्को में इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में दे रखा है। लिखा हुआ है, गदर आंदोलन के दौरान लाला हरदयाल को नहीं कहा जा सकता है। आंदोलन को एक समतावादी विचारधारा प्रदान की। गदर के क्रांतिकारियों के भी सही मायने में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा किया। सिखों की तथाकथित मार्शल परंपराओं का प्रमाण स्थापित किया और गदर आंदोलन के प्रचारक, प्रेरक और विचारक बने। कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं कहा जा सकता? तो यहां पर पहला, तीसरा और चौथा। पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये ऑप्शन इंक्लूड है, तो ये नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में गदर के क्रांतिकारियों के बीच सही मायने में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने का जो काम है वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, ये सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी। ये क्वेश्चन पूछा था, इसकी स्थापना कब हुई? 1913 में। गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहते हैं गदर पार्टी के बारे में। 22वां क्वेश्चन दे रखा है। गदर पार्टी का एक सुनियोजित समाजवादी कार्यक्रम और एक संगठित ढांचा था। सही है। गदरवादियों को वैंकूवर और कैलिफोर्निया में अपनी गृह सरकारों का समर्थन प्राप्त था। यह भी सही है। गदरवादी भारत में वापस आने वाले क्रांतिकारियों के विरोधी थे।
ये भी सही है। और गदरियों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे जर्मनों से मदद की उम्मीद की थी, ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर चार के चारों ऑप्शन सही है। तो यानी कि सही कथन पूछ रहा है कि सही उत्तर के लिए कूट का चयन करें, कौन सा कथन सत्य है। तो चार के चारों कथन यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, किसने कहा हमें मजदूरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फैक्ट्री का सर्वहारा वर्ग, फैक्ट्री का सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक उपयोग करना खतरनाक है। और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा उसके और राष्ट्रवादी मिल मालिकों के बीच सहमत शर्तों पर हड़ताल करने को तोड़ने से इनकार करने के बाद श्रमिक राजनीति छोड़ दी। ठीक है, तो किसने, किसके बारे में कहा गया है कि किसने जो ये कथन कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर जो मोहनदास करमचंद गांधी, यदि आपने पढ़ा हो कि अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी जहाँ पर गांधी पहुंचे थे, तो वो संबंधित है इन्हीं से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, मोहनदास करमचंद गांधी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यह केवल आध्यात्मिक खोज के लिए एक जगह थी, नहीं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी के द्वारा आध्यात्मिक उद्देश्य से नहीं की गई थी। गांधी जी जब गुजरात में पहुंचे तो अपने रहने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे और वो खोज उनकी साबरमती में पूरी हुई। इसने समाज सेवा में प्रशिक्षण की पेशकश की, बिल्कुल, क्योंकि गांधी का ये आश्रम अपने आप में एक स्कूल भी था। अहिंसा और सत्याग्रह यहाँ के लोगों के स्वीकार पंथ थे, ये भी बात सही है। इसने ग्रामीण उत्थान, प्रारंभिक शिक्षा आदि में प्रशिक्षण भी प्रदान किया, तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है। जरा ये देखिएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल पहला वाला कथन ही यहाँ पर सही नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। आज का अंतिम कथन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वैचारिक प्रभाव की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो है सही कथन असत्य है। नंबर 1, कुछ लोग अपनी विदेश यात्रा के दौरान पश्चिम के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर हमें असत्य चूज करना है। कुछ दुनिया में कहीं और समकालीन संघर्षों से प्रेरित थे, विशेष रूप से स्वतंत्रता के आयरिश युद्ध और रूसी क्रांति ने भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी प्रेरित किया, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। सभी हिंदू पुनरुत्थानवाद से गहराई से प्रेरित थे, यही कथन गलत है। सारे हिंदू पुनरुत्थानवाद से समर्थित नहीं थे। कुछ यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कट्टरपंथी साहित्य से प्रेरित थे, तो ये भी सही है। कुछ लोग यूरोप में रहकर कट्टरपंथी साहित्य की रचना कर रहे थे, जिससे कि नए नए क्रांतिकारियों का जो है वो विकसित किया सके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका ये भी सही है। तो असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, बाकी के सारे जो कथन है वो सही दे रखे हैं। तो आज के थे ये 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म तक लेके आए, जिससे कि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।